वहीं कल पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। ये नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। ऐसा क्यों, आपको ये भी बता देते हैं। बिहार की सियासत में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को निपटाने में लगी हुई हैं। हर दिन नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इन सभी के बीच चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बिहार से बाहर अब भारी पड़ गए। बिहार विधानसभा में भले ही चिराग पासवान एक भी विधायक नहीं ला पाए, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड में खाता खोलकर नीतीश और तेजस्वी से आगे निकल गए हैं। आपको बता दें कि नागालैंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, जो रामविलास के खाते में है, उनको 2 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की पार्टी नागालैंड की पुगोबोतो और टोबू सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार 9 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि चिराग पासवान की पार्टी पहली बार नागालैंड में चुनाव लड़ रही थी और पहली ही बार में वहां पर यानी कि एलजेपी को नागालैंड में 8.65% वोट हासिल हुए, जबकि नागालैंड में सबसे अधिक सीटें बीजेपी ने जीती हैं। बीजेपी को लगभग 19% वोट मिले हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार यानी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, इनकी किस्मत आजमाए यहां पर रही थी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई बड़े नेता नागालैंड में डेरा जमाए हुए भी थे। ललन सिंह लगातार ये दावा कर रहे थे कि नागालैंड में उनकी पार्टी की जो मदद के बगैर सरकार बन ही नहीं सकती, वो बनेगी भी नहीं। हालांकि जेडीयू को उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल नहीं हुई है। जेडीयू को मात्र 1 सीट मिली है और उसी में ही 1 सीट में ही उन्हें संतोष करना पड़ा। जेडीयू उम्मीदवार ने नागालैंड की टेसेमेन्यू सीट से जीत हासिल की है। फिर से आपको बता दें कि टेसेमेन्यू सीट से जेडीयू को जीत हासिल हुई है। वहीं पर 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही जेडीयू को नागालैंड में 3% से भी कुछ अधिक वोट मिले हैं। और अगर तेजस्वी यादव की पार्टी की बात कर ले यानी कि आरजेडी की अगर बात कर ले तो नागालैंड में 1 भी सीट हासिल नहीं हुई, यानी कि खाता ही नहीं खुला आरजेडी का। वोट शेयर की अगर बात करें तो आरजेडी को सिर्फ 0.50% वोट मिले हैं। आपको बता दें कि इस पर अब कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आपको वो भी सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जनता की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल काम करेंगे, वो पूर्वोत्तर हो या देश के कोई भी हिस्सा हो, वहाँ उसको सफलता मिलना है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा उसका नाश तय है, चाहे वो राजद हो, जनता दल यूनाइटेड हो। बिहार के चाचा भतीजा जिनमें से एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बिहार का मुख्यमंत्री, नागालैंड चुनाव में औंधे मुंह गिरे हैं और अपनी हार का खीज मिटाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा व्यवहार कर रहे हैं और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। भाई, इन दिनों को जितना वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ है उससे तिगुना वोट प्रतिशत हमारी पार्टी को मिला है। नागालैंड के चुनावी परिणाम में ये चिराग पासवान की जीत नहीं है। चिराग पासवान हमेशा भाजपा के बी टीम की तरह करती है और भाजपा के इशारे पर साजिस्तन जदयू को वहां तोड़ी और साजिस्तन भाजपा जिस घटक दल के साथ गठबंधन में थी उसके खिलाफ उम्मीदवार दिए। उसी तरीके से स्ट्रैटेजी से जो उन्होंने बिहार में अपने घटक दल जदयू को कमजोर करने की कोशिश की, उसी प्रकार नागालैंड में भाजपा ने अपने घटक दल के पार्टी को कमजोर करने के लिए बी टीम की तरह से खड़ा किया। उसी में इन्हें सीटों का फायदा हुआ। इसके अलावा एक बात और है, चिराग का वजूद बिहार में तो नहीं है। अब नागालैंड में उन्हें सीटें मिली है तो हमें लगता है अपने राजनीति का ध्रुव केंद्र वो नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट से शिफ्ट कर लें तो उनके राजनीतिक करियर के लिए बेहतरी होगी। नागालैंड में हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भी उम्मीदवार दिया था, लेकिन हमारे उम्मीदवार वहाँ स्थानीय कारणों से नहीं जीत पाए। जेडीयू के एक उम्मीदवार की जीत हुई है और श्री चिराग पासवान जी की पार्टी के 2 उम्मीदवार जीते हैं। तो इस नागालैंड के चुनाव के परिणाम से बिहार का राजनीति का, ये देश के राजनीति का आकलन नहीं किया जा सकता है। नागालैंड की परिस्थितियां अलग है। सबको पता है कि नागालैंड में हमारी पार्टी
लड़ी, सभी लोग लड़े कि राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार पार्टी का हो, इसके लिए चुनाव लड़ा गया था, लेकिन स्थानीय कारणों से चुनाव में जीत नहीं मिली। वैसे तो पूर्वोत्तर में बिहार के किसी भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल की कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, पर फिर भी मेरे युवा मित्र चिराग पासवान को नागालैंड में हुई उनकी येन केन प्रकारेण जीत की शुभकामना, क्योंकि उनके अपने लिए और उनके अपने दल के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी। पर मैं अपने गठबंधन के राजनीतिक साथियों को एक सलाह देना चाहूंगा। आपको बिहार की जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और बिहार की जनता को आपसे बड़ी उम्मीद है, इसीलिए आप बिहार पे ज्यादा ध्यान दें। क्षेत्रीय पार्टी पहले आप जैसे ओबीसी अपने यहां 9 सीट पर वो चुनाव लड़ता है, मात्र 11 सीट पर, 11 से 12 नहीं होता है, औकात नहीं है 12 से बाहर जाने की, और सभी जगह वो पैर पसारे घूमे रहे हैं, कौम के आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी, देखिए साउथ मणिपुर जो वहां के क्षेत्रीय पार्टी है उसके सेंटीमेंट से है, उसी तरह राजा की पार्टी वहां पर परफॉर्मेंस करने का प्रयास किया। इसीलिए ये बात छोड़िए, क्षेत्रीय पार्टी को पहले अपनी गिरेबान झांक के देखना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है वो एक तरह से उनकी पार्टी के लिए बेहतर है, लेकिन यह भी माना जाना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने भी अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज कराई है। लोकतंत्र में जनता किसे बहुमत देती है, किसे मत देती है, ये जनता की इच्छा है, लेकिन पार्टियां अगर बिहार से बाहर निकल करके बाहर जा रही हैं और जाकर अपनी पहचान बनाने के काम में लग रही हैं, तो इससे पार्टी को बल मिलता है और पार्टियां आगे बढ़ती हैं। सीटें कम और ज्यादा जीतना विषय लोकतंत्र में नहीं है, लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीतना बड़ा होता है। और वैसा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए एलजेपी का चिराग बिहार में जला हो चाहे ना जला हो, लेकिन पूर्वोत्तर में जरूर जल गया है। देखिए ना, यहाँ पे जिस तरीके से तमाम जो यहाँ की स्थानीय पार्टियां हैं उन्होंने पूर्वोत्तर में अपनी जोर आजमाइश की थी और वहाँ पे एक कैंपेन भी चलाया था। कई पार्टी के जो लोग हैं वहाँ पे जो प्रभारी बनाए गए थे कैंप भी कर रहे थे और इसको लेकर वहाँ पे उम्मीदवारी दी गई और साथ ही साथ मजबूती से चुनाव लड़ा गया। इसके पीछे कई वजह भी थे। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विस्तार हो, इसको लेकर भी कोशिश कवायद थी और इसी परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो एलजेपी को अच्छी खासी सफलता मिली है यहाँ पे, जबकि पहले से जो वहाँ पे प्रभाव थे, खासतौर पे अगर जेडीयू की बात करें पूर्वोत्तर में कई राज्यों में उसके ठीक ठाक विधायक की संख्या रही है। अरुणाचल में रहे थे 6, जबकि वो सारे के सारे बीजेपी में मिला लिए गए थे। इसको लेकर कुछ मतभेद भी आपस में देखने को मिले थे जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी। तो ऐसे ही कुछ जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाकर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपने प्रभाव को लेकर वहाँ पे जयंती वगैरह मनाई थी पटना के बजाय पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो इन तमाम बातों के बीच अगर अब परिणाम को देखेंगे तो एलजेपी का जो वोट फीसदी अगर नागालैंड की बात कर ले तो वहाँ पे 8.65% का वोट प्रतिशत जो है प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ दो उम्मीदवार उनके जीते हैं, जबकि 9 सीटों पर देखें तो दूसरे स्थान पर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हालांकि जो प्रतिद्वंदी हैं यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे स्थानीय प्रभाव की वजह से उनकी पार्टी अच्छा नहीं कर पाई और एलजेपी की जो उम्मीदवार है वो जीते हैं। लेकिन जब परिणाम अच्छा होता है तो फिर वो नेतृत्व की बात हो जाती है, अगर परिणाम पक्ष में न हो तो फिर उम्मीदवार या स्थानीय कारण हो जाते हैं। तो ये बहरहाल राजनीति है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये प्रभाव वहाँ पे देखने को मिला है बिहार के जो रीजनल पार्टी है उसमें, और उसमें जो चिराग पासवान की एलजेपी है उन्हें अच्छी खासी सफलता हासिल हुई है। दूसरी ओर अगर आरजेडी की बात कर ले तो आधे फीसदी के लगभग वोट जो है वहाँ मिले हैं, जबकि डिटोरिएशन है एक तरीके से कहें तो। और जो जेडीयू है 1 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि 2 सीटों पर उनकी पार्टी जो है वो दूसरे स्थान पर थी। तो कुल मिलाकर देखें तो पूर्वोत्तर में जेडीयू और आरजेडी जो अपनी ताकत झोंकी थी उसका उस तरीके का प्रभाव देखने को नहीं मिला है, जबकि चिराग पासवान इन सबों पर भारी पड़े हैं, 20 पड़े हैं और परिणाम जो है
वो निश्चित तौर पे देखें, बिहार में अगर देखें आप तो एलजेपी का जो वोट फीसदी है अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से 7 से 8% के आसपास का है। और इतनी ताकत जब रामविलास पासवान थे तो वो था कि जिस पाले में जाएंगे वो वोट जो है फीसदी वो स्वीप करेगी, कन्वर्ट होगी। अब जबकि इससे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर पूर्वोत्तर के राज्य में मिल रहे हैं पार्टी को, तो निश्चित तौर पे जहां जमीन है, आधार है, वहां से ज्यादा जहां पे वो नहीं है और वहां पे मेहनत करके ला रहे हैं, तो ये थोड़ा मार्क करने की बात है। यहाँ पे आपको आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम दे दे। बिहार विधानसभा के बारे में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। वित्त वर्ष 2023-24 आय व्यय पर सामान्य से विमर्श होगा और सदन में सरकार आज सवालों का जवाब देगी। सदन में आज भी हंगामे होने के पूरे आसार हैं। आपको बता दें कि सदन में आज भी हंगामे के आसार है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज वो दिन है जब सरकार को जवाब देना होगा। अगर जो अपोजिशन से सवाल करती है या कोई भी सवाल करिए जाता है तो उनका सरकार जवाब देती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो आय व्यय है इस पर सामान्य विमर्श भी हो गया। और वहीं हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, इसके ऊपर अगर आप बताएं कि क्या कुछ हंगामे होने के आसार हो सकते हैं, जो विपक्ष है उनकी तरफ से क्या कुछ सवाल किए जा सकते हैं? देखिए, विपक्ष की जो रणनीति रही है कि सरकार को हर ऐसे मुद्दे पर घेरना है और आक्रामक रुख अख्तियार करना है जो कि जनहित से जुड़ा मसला हो, और इसको लेकर विपक्ष के तेवर जो है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि जो अंदर खाने की बात है ये है कि अगर प्रश्नोत्तर काल में अगर सरकार को अगर सवाल के जरिए घेरा जाए तो वो ज्यादा मुफीद होगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पे बेल में आकर और हल्ला हंगामा शोर शराबा करके और उसके बाद वॉकआउट कर जा रही है, तो इसको लेकर सदन की कार्रवाई तो चल रही है। और ऐसे में विपक्ष जो मजबूती के साथ रचनात्मक तरीके से बातों को रख सकती थी या सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर सकती थी, चाहे मंत्री हो या फिर उससे संबंधित जो विभाग देख रहे लोग। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो हंगामा देखने को मिल रहा है। आज की अगर स्थिति है वो बता दें हम। देखिए, जो यहाँ पे बजट पेश किया गया था, आय व्यय का जो व्यय का ब्यौरा है 2023-24 का, उसमें यहाँ पे विमर्श हो रहे हैं और बातें रखी जा रही है। और आसन की ओर से 243 सदस्यीय इस विधानसभा में 243 मिनट को पार्टी में उनके स्ट्रेंथ के अनुसार समय सीमा निर्धारित किया गया है। और उसी कड़ी में आज भी यहाँ पे जो बची हुई पार्टियां हैं उनकी ओर से बातों को रखा जाएगा और उसके बाद सरकार का उत्तर होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो आज विमर्श की बातें हैं और सरकार का उस पर उत्तर होना है। लेकिन विपक्ष जो है कई सारे ऐसे अहम मसले मुद्दे हैं और उनका तेवर भी है। और कल भी उन्होंने कहा था कि यदि उन बातों का जवाब सरकार नहीं देती है या फिर उन्हें बोलने नहीं देती है उन मुद्दों पर, ध्यानाकर्षण भी है। तो तमाम बातें हैं जिस तरीके से जो सदन की कार्रवाई आज चलेगी शेड्यूल्ड है उसके अनुसार। लेकिन विपक्ष का तेवर जो है वो कड़ा है कई सारे मुद्दों को लेकर, और इसमें देखना होगा कि आज विपक्ष का किस तरीके का रुख होता है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि रचनात्मक अगर बहस हो, सार्थक विमर्श हो, तो उसके परिणाम जो है वो बेहतर होंगे। तो बहरहाल विपक्ष के रुख पर सबकी नजर होगी कि आज विपक्ष सदन को चलने देती है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ती है और विपक्ष बहिष्कार करता है। फिर सदन जो है अपने तरीके से यहाँ पे जो समय सीमा निर्धारित है राजनीतिक पार्टियों का इस आय व्यय का जो विमर्श है उसको लेकर, उस पर आज सदन की कार्रवाई होगी। फिर अंत में सरकार का उत्तर होगा। जी, शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो एक और बड़ी खबर आपको दे दें, छपरा से आ रही है, जहां पर अपराधी को पकड़ने के लिए गई एक